हेलो। कैसे हो साथियों? नमस्कार। मैं रामतीर्थ भारती और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम इकोनॉमिक्स विद मी से चेंज होकर इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ रख दिया गया है। तो साथियों, आप यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ। तो साथियों, कल हम जो क्वेश्चन लेकर आए थे, कल हम जो टॉपिक लेकर आए थे उसका नाम था भारतीय रिजर्व बैंक, और हम उसकी थ्योरी क्लास आपको पढ़ा चुके हैं। आज उसका भाग 2 है, जिसमें 2019 से लेकर 2010 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने उनका यहाँ संकलन किया है, और आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आने वाली है। तो साथियों, जो भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को भी मेरे चैनल की पीडीएफ चाहिए तो अपना नाम कमेंट में लिखें और अपना व्हाट्सएप नंबर, मैं उसे पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो साथियों, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिस पर मैं डेली क्यूज कराता हूँ। तो साथियों, जिसको भी मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है वो अपना मोबाइल नंबर दे दे, मैं उसके मोबाइल व्हाट्सएप नंबर दे दे, मैं उसके व्हाट्सएप पर लिंक दे दूँगा, या मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरी टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। तो साथियों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए साथियों, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये कथन वाला क्वेश्चन आया था। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति तो साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें दिसंबर 2019 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था तर्क क्वेश्चन था, तर्क वाला जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन था कि मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियों के नियंत्रण के लिए आरबीआई रेपो दर में वृद्धि करता है। ये बात बिल्कुल सही है साथियों। नंबर 2 देखते हैं, ऐसा करके आरबीआई उपयोग मांग को नियंत्रित करना चाहता है। तो साथियों, उपयोग मांग को नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि पैसे का जो चलन होता है, करेंसी होती है, उसको नियंत्रित करता है। तो इस तरह से जो तर्क है वो गलत है और जो अभी कथन है वो सही है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, परिमाण का सही क्रम है। इनका आरोही क्रम पूछा था कि कौन सा जो है ज़्यादा से कम की ओर होता है। तो रिवर्स रेपो रेट सबसे ऊपर होता है, फिर रेपो रेट होता है, फिर एमएसएफआर होता है, फिर एसएलआर होता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की आय का स्रोत नहीं है। तो साथियों, फर्स्ट ब्याज, सेकंड विनिमय, थर्ड प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त, और नंबर 4 बैंक द्वारा धारित प्राइवेट इक्विटी के शेयरों का लाभांश। तो साथियों, इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्याज, विनिमय और प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त से आरबीआई को आय होती है, जबकि बैंक द्वारा धारता प्राइवेट इक्विटी के शेयरों पर लाभांश में बैंक को, जो आरबीआई है, उसको कोई स्रोत, आय का स्रोत नहीं है वो। तो यह गलत क्वेश्चन पूछा था, तो ये सही है साथियों। क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2019 में जो दिसंबर का पेपर था उसमें 3 क्वेश्चन आए थे। अब बात कर लेते हैं जुलाई 2019 के बारे में। साथियों, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जैसे कि बात के पेपरों में नहीं आया है, बट अभी देख रहा हूँ मैं 2-3 साल से कि इस टॉपिक से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो साथियों, इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से करें और बहुत अच्छे से पढ़ें, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। साथियों, बात कर लेते हैं 2019 के बारे में। केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध अतिरिक्त नोट को जारी कर सकता है। तो किसके तहत जारी कर सकता है? तो जारी करता है निश्चित न्यासी प्रणाली के तहत। साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई ने वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित चालू खाते के लेन देन को भारतीय रुपये को पूर्ण रूपेण परिवर्तन बनाया था किस वर्ष में? तो साथियों, ये बनाया था 1994 में, 1994 में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये 2018 में आया था, दिसंबर 2018 में। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? तो साथियों, इसके लेखक है रघुराम जी राजन। बात कर लेते हैं नवंबर 2017 के क्वेश्चनों की। भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व का हिस्सा नहीं है। तो साथियों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए थे, सॉरी, ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं क्योंकि क्वेश्चन ही मिल पाया मुझे। तो जब मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा तो उसमें आपको ऑप्शन भी दे दूंगा, यहाँ केवल आप आंसर देख लीजिए। इसका आंसर था बैंकों और कॉरपोरेट निकाय द्वारा
धारित विदेशी मुद्रा एवं प्रतिभूतियाँ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका अर्थ क्या होता है? तो साथियों, जब रिजर्व बैंक आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका मतलब होता है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा, क्योंकि जब आरक्षित अनुपात बढ़ेगा तो क्या होता है? आरक्षित अनुपात का मतलब ये होता है कि एक नियम है आरबीआई के तहत, जैसे कि आप जब मेरी थ्योरी क्लास देखेंगे, इस क्लास का पार्ट 5 देखेंगे तो आपको वहाँ समझ आ जाएगा कि नगद आरक्षित अनुपात क्या है। वैसे मैं यहाँ भी बता देता हूँ आपको। नगद आरक्षित अनुपात एक रेशियो होता है बैंक का, जिसके तहत प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी टोटल जितना भी फंड होता है, जितना भी पैसा होता है, उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है। तो जब इसकी वृद्धि हो जाएगी तो बैंकों के पास स्वाभाविक सी बात है कि पैसा कम रह जाएगा, और जब पैसा कम रह जाएगा तो उधार देने के लिए उनके पास कम धन होगा। बात कर लेते हैं जनवरी 2017 में आए क्वेश्चनों की। आरबीआई कितने रुपए तक की अधिकतम कीमत के नोटों का मुद्रण कर सकता है? तो साथियों, आरबीआई की जो अधिकतम सीमा है वो है 10,000 रुपये। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 25,000, 5,000 और 1,000। तो साथियों, 10,000 रुपये तक के नोट जो है आरबीआई जारी कर सकता है, छाप सकता है। साथियों, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो करंट रेशियो था वो पूछा गया था। जो करंट इनकी परसेंट थी कितनी कितनी थी वो पूछा गया था। तो साथियों, मैंने इसलिए यहाँ शामिल नहीं किया है क्योंकि एग्जाम होगा हमारा मई में, तो मई तक ये डाटा हो जाएगा चेंज। तो जब मैं आपको मई में अप्रैल में क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, उसमें आपको करंट इसके रेट जो होगा मैं आपको अपडेट करा दूंगा। तो साथियों, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन था, रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति घटाना चाहती है, इसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? साथियों, जब बैंक मुद्रा आपूर्ति घटाना चाहेगी तो क्या करेगी? वो खुले बाजार में जो ट्रेजरी बिल है उसको खरीद लेगी। नंबर क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तथा एसएलआर से करंट क्वेश्चन पूछा गया और इसका घटता क्रम पूछा गया था। तो साथियों, इसका रेट मैंने इसलिए नहीं बताया है कि जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मई तक चेंज हो जाएगा, तो मैं आपको करंट रेट से अवगत करा दूंगा अप्रैल में। तो आप रिवर्स रेट और रेपो रेट, बैंक रेट और एसएलआर को अच्छे से पढ़ लें। बाकी इनका करंट जो डाटा होगा, मैं एग्ज़ाम से पहले करंट क्लास लेकर आऊँगा 2-3, उसमें आपको सारा करंट करा दूंगा। फ्रेंड, जुलाई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एसएलआर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो साथियों, जो एसएलआर को परिभाषित करते हैं उसका जो रियल फार्मूला होता है, जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है, एसएलआर इक्वल्स टू ER प्लस IS प्लस CAB अपॉन L। इसमें देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। ER साथियों जो होता है रिजर्व आधिक्य होता है या आरक्षित आधिक्य होता है। साथियों, इसमें जो IS होता है वो सरकारी और अन्य मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश होता है। CAB का मतलब चालू खाता शेष होता है। L का मतलब कुल मांग और सावधि जमा होती है। CB चालू शेष होता है। I निवेश होता है और SLR वैधानिक तरलता अनुपात होता है। साथियों, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ लें क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, आगे आएगा तब आपको पता चल जाएगी और आगे आने की बहुत संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से स्ट्रिक्टली पढ़ें ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप कन्फ्यूज ना हो और सही आंसर टिक करें आप। साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस उपाय का परिमाण ये निकलता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है? तो साथियों, यह ऑप्शन दिया, केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की लोगों से खरीदारी करना। साथियों, जब केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की लोगों से खरीदारी की जाएगी तो उसका मतलब होगा कि पैसे का चलन बढ़ जाएगा और अर्थव्यवस्था में जो है आरबीआई भी यही करना चाहती है। तो पहला ऑप्शन सही है। लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा को जमा करना, ये गलत है। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से उधार लेना, ये भी गलत है। केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को लोगों को बेचना, ये भी गलत है। तो इसमें साथियों ये सही है, ऑप्शन ए। उर्जित पटेल कमेटी से प्रश्न पूछा गया, वर्तमान के आधार पर इस समिति की अवधि 2013 से 2014 थी। तो साथियों, बीच बीच में जैसे रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया या रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गई, तो इनके बारे में क्या होता है कि मैंने जब आपको बताया था इसकी कार्य प्रणाली के बारे में आरबीआई की, तो उसमें बताया था कि इसकी बैठक जो होती है 6 महीने में होती है। तो उसमें जैसे मान लो किसी चीज़ का जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, तो उसके बारे में जब चर्चा की जाती है तो एक समिति बनाई जाती है।
तो उस टाइम भी 2013 और 2014 के बीच एक समिति बनाई गई थी। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो उर्जित आर पटेल थे और उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो उर्जित आर पटेल ही थे। तो साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिस दर पर बैंक आरबीआई को उधार देते हैं क्या कहलाती है। तो साथियों अगर बैंक आरबीआई बैंकों को लोन दे रही है तो वो देती है बैंक दर पर, और ये लोन होता है दीर्घकालीन। अगर आरबीआई बैंकों को लोन दे रही है अल्पकालीन तो वो होता है रेपो रेट। और जब बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है या आरबीआई को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक उसे रिवर्स रेपो रेट पर उधार देते हैं। तो इसका आंसर होगा रिवर्स रेपो रेट। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, आप मेरी भाग 1 क्लास देख लें, उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2014 के क्वेश्चन देख लेते हैं। वह न्यूनतम दर जिस पर केंद्रीय बैंक ऋण देने को तैयार हो उसे बैंक रेट कहते हैं। तर्क 8 देख लेते हैं। बैंक दर मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। अब साथियों देखने वाली बात यह है कि अभिकथन जो है उसे आप ध्यान से पढ़ें क्या कह रहा है। वह न्यूनतम दर जिस पर केंद्रीय बैंक ऋण देने को तैयार हो उसे बैंक दर कहती है। तो साथियों बैंक आरबीआई जो बैंकों को जो ऋण देती है वो 2 प्रकार से देती है, यानी उनमें 2 प्रकार की दर लगती है, एक तो रेपो दर और एक बैंक दर। जो बैंक दर लगती है वो दीर्घकालीन ऋण पर लगती है और जो रेपो दर लगती है वो अल्पकालीन ऋण पर लगती है। तो साथियों यहाँ अभिकथन में ये हमें नहीं बताया गया है कि ये जो ऋण दे रही है बैंक वो अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है, तो इसलिए यहाँ इस बात का पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से ऋण ये बैंक दे रही है। तो साथियों ये ऑप्शन गलत है। लेकिन हाँ बैंक दर मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो साथियों ये गलत है, अभिकथन गलत है और तर्क सही है। साथियों आगे बात कर लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष में भारतीय रुपये को वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में चालू खाता लेन देन में पूर्णतः परिवर्तन किया था। तो साथियों ये कहता है 1994 में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है साथियों, तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ध्यान से देख लें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की चयनात्मक ऋण नियंत्रण की तकनीकी कौन सी होती हैं। साथियों इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पहली क्लास को देखें। बाकी यहाँ बात कर लेते हैं। कुछ प्रतिभूतियों के आधार पर ऋणों के लिए अनिवार्य मार्जिन का निर्धारण, अग्रिम की अधिकतम राशि या अन्य वित्तीय समायोजन का निर्धारण, कुछ प्रकार के अग्रिमों पर विवेकाधीन ब्याज दरों पर परिवर्तन। तो ये तीनों ही सही है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 2013 में जैसे मैंने कहा था साथियों एसएलआर वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ था, तो ये 2013 में ही रिपीट हुआ था, मतलब 2013 से पहले कौन सी 16 में था शायद, उसमें रिपीट हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लें। आगे बात कर लेते हैं। तो आपको मैं ये समझा ही चुका हूँ, इसका आंसर ये होगा, पीछे करा ही चुका हूँ। यहाँ CV की जगह कभी कभी CAB भी CV जो है साथियों CV, इसको CAB भी लिखते हैं, कहीं कहीं फॉर्मूले में आपको CAB भी मिलेगा, उसका भी मतलब चालू खाता शेष होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो। बात कर लेते हैं 2011 में पूछे गए क्वेश्चनों की। तो इसमें क्वेश्चन आया था डॉक्टर YV रेड्डी कौन थे। तो साथियों UTI के अध्यक्ष, IDBI के अध्यक्ष, RBI के गवर्नर या LIC के गवर्नर। तो साथियों डॉक्टर YV रेड्डी जो थे वो RBI के गवर्नर थे, और ये RBI यहाँ से काट दें आप, ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। और 14वें वित्त आयोग का जो समय था वो 2015 से 2020 था। साथियों एक वीडियो में वित्त आयोग पर ही बनाऊंगा जिसमें सारे वित्त आयोग होंगे, क्योंकि वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। आगे बात कर लेते हैं कि 2011 में जून 2011 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। सेंट्रल बैंक जिस दर पर बिल पर छूट देती है उस दर को क्या कहते हैं। तो साथियों उस दर को छूट का दर कहते हैं। आप इस क्वेश्चन को याद कर लें। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्वेश्चन था 2011 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि मुद्रा बाजार से प्रतिभूतियों को सिक्योरिटी बोलते हैं, खरीद कर मुद्रा आपूर्ति बढ़ाता है। और सेकंड वो दिया था अभिकथन कि मुद्रा आपूर्ति के बढ़ने से निवेश और रोजगार में विस्तार हो सकता है। तो साथियों दोनों बातें ही सही हैं। RBI जो मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों को खरीद कर मुद्रा आपूर्ति बढ़ाता है। साथियों जब कोई भी चीज़ खरीदेगा RBI मार्केट से तो साधारण सी बात है कि उसके बदले पैसा देगा,
और जब उसके बदले वो पैसा देगा तो उस पैसे से क्या होगा, चलन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि चलन बढ़ जाएगा और लोगों के पास पैसा आ जाएगा। ये काम जब होता है जब अर्थव्यवस्था मंदी में होती है, तो मंदी से उबारने के लिए आरबीआई ये काम करती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी। तो साथियों, जो भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली स्टार्ट हुई थी वो हुई थी साथियों 1956 में। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जो साथी मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो साथी मेरी क्लास को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो साथियों, कल हम एक नई क्लास के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।